एक सबसे बड़ी बात यह है कि इस चुनाव के ख़त्म होते होते देश में और दुनिया में कोरोना खत्म हो गया। कोरोना जो है वो भी एक तरह से जैसे बीजेपी फैंटेसी की बात करती है, झूठे मुद्दे उठाती है, इसी तरह का मुद्दा जो झूठा है वो कोरोना है। मोदी सरकार ने कह दिया है कि 1 अप्रैल के बाद आपको 5 किलो जो गेहूं मिलता था, 1 किलो चना मिलता था, 1 किलो जो नमक मिलता था वो नहीं मिलेगा। तो 8 साल में सरकार ने देश को क्या दिया, क्या लिया, देश को कितना बर्बाद किया या देश को कितना विकसित किया। हिंदुस्तान में मेडिकल सुविधाएं दुनिया में सबसे निकम्मी सुविधाएं कहीं हैं तो वो हिंदुस्तान में। चुनावों के नतीजे के बाद पूरे देश के विपक्ष को बैठकर अपना एक शैडो कैबिनेट बनाना चाहिए और जब वो शैडो कैबिनेट बनेगा तो तय होगा कि देश किस दिशा में जा रहा है। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम, हमारे साथ हैं एडवोकेट रविंद्र कुमार जी। बात करते हैं देश की राजनीति की। हाल फिलहाल उत्तर प्रदेश का चुनाव खत्म हुआ है, सारे मतदान पूरे हो चुके हैं और एग्जिट पोल जो चल रहा है गोदी मीडिया का वो तो एक तरफ है, लेकिन हम बात करेंगे 2024 की, क्योंकि 3 साल से सेंट्रल में मोदी सरकार चल रही है और मोदी सरकार के एजेंडे अब तक चल रहे थे। विपक्ष किसी भी तरह कोई मुद्दा ऐसा नहीं उठा सका अभी तक जिससे वो इस सरकार को घेर सके। बीजेपी के पास तमाम मुद्दे हैं लोगों को उलझाने के लिए, राम मंदिर हो, 370 हो और बहुत कुछ है। लेकिन ऐसे में अगर इन 2 साल में विपक्ष को वापस आना है और उसे अपनी राजनीति करनी है तो वो किन मुद्दों पर इस सरकार को घेर सकती है और जनता को अपने साथ किस तरह से जोड़ सकती है, सर हमें बताएंगे। सर बताएं सर जनता को। देखिए, अब जो है 5 राज्यों में जैसे आपने कहा चुनाव पूरा हो चुका है, वोट डल चुका है और नतीजों का इंतजार है। तो ये 2 दिन का समय आप समझिए ऐसा है जिसमें आप जो है ये आकलन कर सकते हैं कि इन चुनाव के नतीजों का क्या फैसला भारत की राजनीति पे होगा और 2024 में जो कि लोकसभा के चुनाव होने हैं और एक तरह से आप समझिए मोदी शासन को अब तकरीबन 8 साल हो गए हैं। तो 8 साल में सरकार ने देश को क्या दिया, क्या लिया, देश को कितना बर्बाद किया या देश को कितना विकसित किया, ये सोचने का समय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक देश में जो चुनाव हैं वो उन मुद्दों पर हो रहे हैं जो कि एक तरह से फंतासी वाले मुद्दे हैं, जो कि एक तरह से सोचने समझने वाले मुद्दे हैं जिनका वास्तविक जीवन से कोई मतलब नहीं। जैसे कि आप देखेंगे हिंदू मुसलमान हो गया, आपने कहा धारा 370 हो गई जिसे अनुच्छेद 370 बोलते हैं बहुत सारे लोग, जो कॉमन सिविल कोड हो गया उसका मुद्दा हो गया, सीए और एनआरसी का मुद्दा हो गया। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि इस चुनाव के ख़त्म होते होते देश में और दुनिया में कोरोना खत्म हो गया। अच्छा, आपने देखा कोरोना खत्म हो गया, अब कहीं कोरोना नहीं बचा। तो कोरोना जो है वो भी एक तरह से जैसे बीजेपी फैंटेसी की बात करती है, झूठे मुद्दे उठाती है, इसी तरह का मुद्दा जो झूठा है वो कोरोना है। अच्छा, कि आपने जैसे देखा कि अगस्त में जब कोरोना की तीसरी लहर आनी थी तभी अचानक जो है तालिबान आ गया और तालिबान जब अफ़गानिस्तान में आया तो उसका नतीजा ये हुआ कि कोरोना की बातचीत खत्म हो गई और कोरोना जो है फिर उस समय नहीं आया। अब यूक्रेन की और रूस की लड़ाई चल रही है, हिंदुस्तान में चुनाव चल रहे हैं, तो कोरोना फिर गायब हो गया। तो कोरोना एक तरह से लाया जाता है, भगाया जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है और कोरोना एक तरह की ऐसी बीमारी है जिसमें लोगों को डरा धमका कर जो है उनके जीवन शैली को बदलने का काम होता है। यही काम मोदी सरकार जो है पिछले 8 साल से कर रही है। अब आपका सवाल यह है कि आने वाले सालों में 2 सालों में देश की राजनीति की दिशा और दशा क्या होगी। बिल्कुल। तो आप इस मामले में समझिए कि पिछले 8 साल में देश में बेरोजगारी भयंकर रूप में आ गई है। देश में तकरीबन 23 करोड़ लोग जो है बेरोजगार हैं। देश में नौकरियों की संख्या जो है बहुत कम होती जा रही है। निजी जो व्यवसाय होते वो खत्म हो रहे हैं। सरकारी उपक्रमों को सरकार चूँकि बंद कर रही है तो सरकारी नौकरियां भी नहीं हैं। इसी नौकरियों की आस में जो नौजवान बूढ़े हो रहे हैं उनका जीवन जो है बेकार जा रहा है, वो भी अब सब्र करने को तैयार नहीं है। पटना में आपने देखा, आरा में आपने देखा, इलाहाबाद में आपने देखा, जो आंदोलन नौकरी के लिए हुआ वो नौकरी की वजह से हुआ क्योंकि सब लोग जो है हताश हैं। बिल्कुल। दूसरी हताशा यह है कि अगर आपको नौकरी नहीं मिलेगी तो आपको खाने को सामान कहाँ मिलेगा। सरकार ने अब जैसे मोदी सरकार ने कह दिया है कि 1 अप्रैल के बाद आपको 5 किलो जो गेहूं मिलता था, 1 किलो चना मिलता था, 1 किलो जो नमक मिलता था वो नहीं मिलेगा। तो आप समझिए कि 1 अप्रैल से अगले 2 साल तक जब तक चुनाव होने हैं
तब तक लोगों को खाने के लिए क्या मिले इसके भी लाले पड़ने वाले हैं। स्कूल बंद हैं, आज भी स्कूल नहीं खुले हैं, तो वो जो बच्चे हैं जिन्होंने 2 साल तक अपनी शिक्षा ग्रहण नहीं की, उनका एक तांता उनसे टूट गया है। आप देखिए कॉरपोरेशन दिल्ली में है, अभी स्मृति ईरानी ने कहा और मोदी जी ने भी कहा कि हमारे यहाँ मेडिकल के बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पा रहा क्योंकि सीटें कम कर दी हैं। देश में प्राथमिक शिक्षा ऐसे नहीं मिल पा रही, जैसे दिल्ली जैसे शहर में जहाँ बीजेपी की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, वहाँ उसने 7 स्कूल, प्राइमरी स्कूल 1ली से 5वीं तक के बच्चे हैं वो बंद कर दिए हैं और बंद करके उनके बच्चों का भविष्य चौपट कर दिया है। तो ये सरकार स्कूलों को बंद करने में माहिर सरकार है और वो कहती है कि अगर आपको शिक्षा मिलेगी तो आदमी तर्क करता है। शिक्षा सीखते ही आदमी जो है अपने को समझदार समझने लगता है और उसकी बेसिक जो होती है वो 2 + 2 क्यों, मास्टर यही पूछता है 2 + 2 क्यों हुए, या 2 में से 1 घटा तो 3 क्यों रह गया या 1 क्यों रह गया। ये सवाल जब बच्चे के सामने आते हैं, जमा घटा गुणा भाग, अगर कोई आदमी ये नहीं सीखता तो आप ये मान लीजिए उसकी बुद्धि विकसित नहीं होगी, उसकी बुद्धि उतनी ही रहेगी जैसे किसी बंदर के बच्चे की होती है। तो एक मुद्दा ये उठेगा। कोरोना काल में लोगों ने देखा कि लोग जो है बेरोजगारी और तंगाली के बावजूद जब इलाज के लिए अस्पताल गए तो उन्हें वहाँ एडमिशन नहीं मिला, अस्पताल में जगह नहीं थी, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, दवाइयाँ नहीं मिली और लोग मर गए। अब मरने के बाद जो है ये प्रूव हुआ कि हिंदुस्तान में मेडिकल सुविधाएं दुनिया में सबसे निकम्मी सुविधाएं कहीं हैं तो वो हिंदुस्तान में। बोर्ड जरूर लगा होता है। सुप्रीम कोर्ट में अभी आपने देखा कि यूपी गवर्नमेंट ने एक हलफनामा दायर किया, उसने बताया कि प्राथमिक जो चिकित्सा केंद्र है वहाँ 75% जो है महिला डॉक्टर नहीं है, महिला कर्मचारी नहीं है, 62% मेल पुरुष कर्मचारी नहीं है। ये हाल है महिलाओं का। और आज इंटरनेशनल वुमेन डे हो रहा है। खूब जगह आप पढ़ेंगे अखबार में विज्ञापन पे विज्ञापन आएंगे कि महिलाएं आगे जा रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ दुनिया में आज भी सबसे ज़्यादा जब औरत बच्चे को पैदा करती है तो मात्र मृत्यु दर सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में। तो सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में होने का मतलब है कि हम माँ की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, जो शिशु पैदा होता है उसकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, जो बुजुर्ग हैं उनकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, जो जवान हैं और दूसरे लोग हैं उनको हम दवा दारू शब्द है एक वो पूरा नहीं कर पा रहे। लेकिन केजरीवाल की सरकार है उसने दारू का जो पूरा ध्यान रखा है। उनके तो मुंह से निकल गया था ना पहले। नहीं अब तो दारू की नदियां बह रही हैं दिल्ली में, वो एक तो, के साथ मतलब फ्री। मैं इसे एक तरह से व्यंग कह सकता हूँ, उनके मुंह से बहुत पहले आ गया था ये। नहीं उनका वीडियो वायरल ये अक्सर लोगों के मुंह से निकलता रहता है क्योंकि वो दारू जब बोलता है ना नेता तो दारू की उससे ज्यादा याद आती है, दवा की कम याद आती है, तो वो खुद ही हंस पड़ता है। लेकिन केजरीवाल ने दिल्ली शहर में आपने देखा कि शराब की नदियां बह दी हैं। पहले लोग कहते थे कि हम देश में जो है दूध और घी की नदी बहा देंगे, तो केजरीवाल ने असल में जो है शराब की नदियां बहाकर जो है इस पूरी की पूरी मुहावरे को बदल दिया। अब 2024 का जो मैं सिनेरियो देखता हूँ उसमें एक सबसे बड़ी जो विचित्र बात है वो ये है कि विपक्ष की एकता और विपक्ष का नेता कौन हो। अब जो है हर आदमी अपनी अपनी कोशिश करता है, वो समझता है कि मैं मोदी से लड़ लूँगा। उसमें अब जैसे ममता बनर्जी जब बंगाल के चुनाव हुए तो उसे लगा कि मेरे नेतृत्व में विपक्ष को इकट्ठा होना चाहिए, उसने सीधी कॉल भी दी तो मामला फुस हो गया। फिर अभी आप देखते हैं कि वहाँ पर आंध्र प्रदेश में वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो चाहते हैं, उन्होंने कई बयान भी दिए सुर्खी वाले कि मैं जो है विपक्ष का नेता बनूं। तो हर क्षेत्रीय नेता को आने वाले समय में लगता है कि देश को मैं इकट्ठा करके मैं उसका प्रधानमंत्री बनूं। तो हम जब राजनीति करते थे तो शुरू में हम लोगों का मानना था कि जिस आदमी ने भी कुर्ता पजामा पहन लिया वो स्वाभाविक रूप से समझता है कि मैं MP बनूंगा, MLA बनूंगा, मंत्री बनूंगा, मुख्यमंत्री बनूंगा या प्रधानमंत्री बनूंगा। ये उसकी एक राजनीतिक आकांक्षा होती है, होनी भी चाहिए। लेकिन विपक्ष को अब यूपी के चुनाव में और दूसरी जगह चुनाव के बाद एक ही सबक लेना पड़ेगा कि अगर नरेंद्र मोदी को हटाना है तो उसके मुकाबले आपको एक दूसरा नेता खड़ा करना पड़ेगा सर्वमान्य। अगर वो नहीं करेंगे तो जनता बड़ी भ्रम में रहती है, वो कहती है नरेंद्र मोदी के मुकाबले कौन आदमी ऐसे ही कहता है ना, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी के मुकाबले कौन, अखिलेश के मुकाबले कौन, योगी। तो आपको एक जैसे ब्रिटेन में एक परंपरा है, वहां क्या करते हैं कि एक शैडो कैबिनेट की व्यवस्था है। अच्छा, शैडो कैबिनेट क्या होता है कि विपक्ष एक तो होता है सत्तारूढ़ दल का प्रधानमंत्री, एक होता है विपक्ष का प्रधानमंत्री। अच्छा, ऐसे ही वहां सत्तारूढ़ दल का होता है गृह मंत्री, ऐसे ही विपक्ष का होता है गृह मंत्री।
ऐसे ही विदेश मंत्री होता है, ऐसे ही उनका शेडो विदेश मंत्री होता है। अच्छा। पूरा शेडो कैबिनेट होता है, यानी अच्छा पूरे विपक्ष की अलग सरकार होती है। जी हाँ। और वो वहाँ की संसद में, वहाँ की जो हम कहेंगे कि दो उनके पक्ष हैं, एक तो वहाँ पर जो है चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और वो जिसे हम ब्रिटिश पार्लियामेंट बोलते हैं, और एक वहाँ का हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है जो हमारे यहाँ राज्यसभा है, उसके प्रतिनिधि नियुक्त होते हैं और वो उनका जनता चुनाव नहीं करती। लेकिन वहाँ शेडो कैबिनेट होता है। क्या तो हिंदुस्तान में पॉसिबल है ऐसा सब? पहले था हमारे यहाँ। अच्छा। अटल बिहारी वाजपेयी अपने को शेडो विदेश मंत्री कहते थे। अच्छा। और जब वो देश में सरकार आई मोरारजी देसाई की 77 में, तो वो विदेश मंत्री इसीलिए बने। एक शेडो कैबिनेट विपक्ष को बनाना पड़ेगा। यही नहीं बताना पड़ेगा कि हमारा जो विपक्ष का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार ये है, उन्हें ये भी तय करना पड़ेगा हमारी सरकार आई तो ये आदमी हमारा विदेश मंत्री होगा, ये गृह मंत्री होगा, ये फाइनेंस मिनिस्टर होगा, ये रक्षा मंत्री होगा। और जब आप शेडो मिनिस्टर बनाएंगे तो उससे फायदा ये होगा कि जब आप प्रेस को, जनता को, मीडिया को, लोगों के सामने जाएंगे तो उनको उस आदमी की हैसियत के बारे में पता होगा। और तब जो है पूरा का पूरा, जब आप कैबिनेट और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तब आप जब आमने सामने, यहाँ तो सरकार बनते ही गुटबाजी शुरू हो जाती है ना कि मेरे को ये चाहिए, मुझे ये वाला डिपार्टमेंट नहीं, वो जोड़ तोड़ की राजनीति में होता है। लेकिन आपको उससे पहले तैयारी तो करनी पड़ेगी। आप जब आप समझिए लड़के की शादी करते हैं तो ये नहीं करते कि बारात ले गए और सीधी घर पे खड़ी कर दी। उससे पहले आप सारी तैयारी करते हैं, कौन किसकी मिलनी करेगा, कौन किसकी आवभगत करेगा, कौन सा पंडित आकर जो है वो वहाँ पर फेरे परवाएगा या निकाह का कबूलनामा करवाएगा, या कौन जो है विदाई करेगा, कौन बैंड बजाएगा, अरेंजमेंट होता है। तो आप समझिए ये देश की शादी है, जिसे हम जब हम कहते हैं चुनाव जो है देश का सबसे बड़ा त्योहार है। तो त्योहार की हर एक आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और तैयारी के लिए विपक्ष के पास समय बड़ा कम है। आज से अगर हम चलें तो आपके पास सिर्फ 24 महीने हैं देश की राजनीति को दशा और दिशा देने के लिए। तो मेरा मानना है कि अब आने वाले समय में चुनावों के नतीजे के बाद पूरे देश के विपक्ष को बैठकर अपना एक शेडो कैबिनेट बनाना चाहिए। और जब वो शेडो कैबिनेट बनेगा तो तय होगा कि देश किस दिशा में जा रहा है। और तब ये मुद्दे जो है, तब आप गरीबी के बारे में आप समझिए, कांग्रेस ने अचानक देश में राज नहीं किया। कांग्रेस ने 1938 में एक कमेटी बनाई जिसमें था कि देश अगर आज़ाद हो गया तो हम देश का विकास कैसे करेंगे। और तब उसने प्लानिंग कमीशन जो बना हिंदुस्तान का, वो बेसिकली 1944 में अपनी रिपोर्ट दे चुका था कि देश में इतने बेरोजगार हैं, देश में इतने गरीब हैं, देश में ऐसी स्वास्थ्य की कमी है, देश में सड़कों की कमी है। पूरा ब्लूप्रिंट तैयार था। वो ब्लूप्रिंट तैयार होने का मतलब ये होता है जिस दिन आप सरकार में आए उसी दिन से उसे आपने लागू करना शुरू कर दिया। और आपको किसी ऐसे नौकरशाह की जरूरत नहीं है जो सरकार को बताए आपको क्या करना है। घोषणा पत्र भी एक तरह से हर दल का जो है ब्लूप्रिंट होता है। घोषणा पत्र से ही तो पता चलता है कि हम ये करेंगे। तो ये करेंगे। आपने वादा तो कर दिया कि हम 50 लाख लोगों को नौकरी देंगे। मोदी जी ने कह दिया 2 करोड़ को नौकरी देंगे, लेकिन उन्होंने ब्लूप्रिंट नहीं बनाया था, इसे नौकरी नहीं दे पाए, इसलिए उनकी भद पिट रही है। तो आप जो है जब अपना घोषणा पत्र बनाते हैं उससे पहले ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा और उसमें तभी तय कर देना चाहिए कि हम इन बातों को लागू करेंगे। जनसंख्या नीति को लागू करेंगे तो ये आदमी देखेगा, विदेश नीति में हम ये कह रहे हैं तो ये देखेगा, हम लोगों के अधिकार की बात कर रहे हैं तो ये देखेगा, चिकित्सा की बात कर रहे हैं तो ये देखेगा। उससे आपकी सरकार लगेगी कि सब जो है बारात में नहीं आए बल्कि अपने जिम्मेदारी के साथ लोगों के सामने पेश हो रहे हैं। और वही लोकतंत्र की जीत है और वही देश में लोकतंत्र को पूरी तरह से मजबूत करेगा। और वही गोदी मीडिया जो दिन रात उल्टा सीधा जो है नैरेटिव चलाता है उस पर रोक लगाएगा, क्योंकि तब जो भी आदमी होगा पूरी तैयारी के साथ अपनी बात रखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी, आपने एक रिपोर्ट रखी। इस पर हम अगला एपिसोड जरूर बनाएंगे क्योंकि ये आपके लोगों के लिए बहुत खास है। इसे आप लोगों को शेयर भी करना पड़ेगा और खासकर विपक्ष को इस पर ध्यान देना होगा कि अब उन्हें अगले 2 साल किस तरह की तैयारी करनी है, किन मुद्दों को उठाना। इस तरह सर ने कहा एक शैडो कैबिनेट बनाना पड़ेगा। बीजेपी वालों ने भी बनाया था, कभी उनको नतीजा भी एक तरह से मिला है। और आप लोगों को अगर इस पर चलना है और वापसी करनी है तो ये चीज़ करनी पड़ेगी, तभी आप जो फिलहाल सत्ता के सबसे बड़े नेता और देश के प्रधानमंत्री हैं उन्हें टक्कर दे पाएंगे। किसी और एपिसोड में रविंद्र कुमार जी की आपसे मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।